अब हम आयोनिक बॉन्ड के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आयोनिक बॉन्ड को सबसे पहले कोसेल नाम के एक साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने एक्सप्लेन किया था। तो आयोनिक बॉन्ड क्या होता है? द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफेरेंस of electron from one atom to another atom is known as ionic bond। आयोनिक बॉन्ड को हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो भाई एग्जांपल से समझते हैं। मान लो हमारे पास है सोडियम क्लोराइड। कैसे बना होगा? ये आयोनिक कंपाउंड है ना ये। तो सोडियम और क्लोरीन, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है अभी? 11 होता है, और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। ठीक है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 281, है ना? तो इसके कैसे लिखूं? ऐसे लिख रहा हूं 2, 8 और 7 लिख सकते हैं। अब क्या करेगा, अगर यह एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो इसका ऑक्टेट क्या, इसकी लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि इसने नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ली है। तो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। ठीक है, अब ये भाई अगर यह एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो इसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, और यह भी क्या करेगा? नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा, तो यह एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, तो मैंने कहा कि जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से बनता है उसे हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। तो यहां पर इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन दिया और इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, मतलब कंप्लीट ट्रांसफर हो गया। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन देने के बाद में ये क्या बन गया है? कैटायन बन गया है, और इसने इलेक्ट्रॉन लेने के बाद में ये बन गया है एनायन। अपोजिट चार्ज अट्रैक्शन होगी। इस अपोजिट चार्ज अट्रैक्शन को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन भी कह सकते हैं। कौन सी अट्रैक्शन? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। क्योंकि यह बॉन्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के द्वारा बन रहा है, इसलिए हम इसे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। यहां तक आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के द्वारा बन रहा है। अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। इस अट्रैक्शन को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कहते हैं, इसलिए इस बॉन्ड का नाम क्या पड़ा? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयोनिक बॉन्ड भी कहते हैं। समझ आ गया? अब देखो कि अब इसने इलेक्ट्रॉन दिया और इसने इलेक्ट्रॉन लिया, तो एक टर्म यहां मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, इलेक्ट्रोवैलेंसी। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं इलेक्ट्रोवैलेंसी। अब इलेक्ट्रोवैलेंसी को मैं कैसे डिफाइन करूंगा? कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और रिसीव्ड ड्यूरिंग द आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन इज नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंसी। जैसे इसने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या हो गई? 1 हो गई, और इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या हो गई? 1 हो गई। ठीक है, इसी तरह से अगर मैग्नीशियम क्लोराइड होता तो ये मैग्नीशियम क्या करता? अभी 2 इलेक्ट्रॉन देता, मैग्नीशियम +2 में कन्वर्ट हो जाता। ठीक है, और 2 क्लोरीन एटम क्या करते? 2 इलेक्ट्रॉन ले लेते, और वो क्या होते? 2 क्लोराइड आयन बना लेते। ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या हो गई? 2 हो गई, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं और इसने क्या किया है? 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या हो गई? 1 हो गई। ठीक है, तो कितने वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या गेन कर रहा है, वो उसकी क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोवैलेंसी कहलाती है। यहां तक समझ आ गया होगा? एक बार इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। आयोनिक बॉन्ड को मैं बॉन्ड हेबर्ट साइकिल की सहायता से एक्सप्लेन कर रहा हूं भाई। सबसे पहली बात आती है कि आपका जो आयोनिक बॉन्ड होता है वो मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में बनता है। क्लियर है? अब क्या होगा? मान लो मैंने क्या किया? मेटल को हेलोजन के साथ रिएक्ट करवा दिया और मेटल हैलाइड बन गया। ठीक है, मेटल आपकी सॉलिड फॉर्म में थी, हेलोजन आपका गैसियस फॉर्म में है, और यह सॉलिड फॉर्म में बना है। क्लियर है? इस दौरान, इस प्रोसेस के दौरान जो एंथैल्पी में चेंज हुआ है उसे मैंने डेल्टा HF से लिखा है। ठीक है, यह क्या होगा? इसको लिख लेना, चेंज इन एंथैल्पी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड।
अब देखो मेटल सॉलिड था तो मैंने सबसे पहले इसको किस में कन्वर्ट कर लिया, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट किया। और गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैंने जो एनर्जी दी उसे मैं कहूंगा सब्लिमेशन एनर्जी। ठीक है, सॉलिड का गैस में डायरेक्ट कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, सब्लिमेशन। क्लियर है। अब देखो, अब इस गैसियस फॉर्म से मैंने क्या किया, इसको आयोनाइज करवा लिया, और आयोनाइज करवाने के लिए मैं जो एनर्जी दूंगा उसे मैं क्या कहूंगा, आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, आपको पीरियोडिक टेबल में पढ़ चुके हो ना, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। यानी आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा कि इसको गैस में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि मुझे इसको आइसोलेटेड गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करना था। अब आ जाओ इधर, इसको बैलेंस कर लेना भी, हाफ x2 आएगा। अब x2 है, मुझे इसको बॉन्ड को डिसोसिएट करवाना है, और इसको डिसोसिएट करवाने के लिए यानी इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए मैं जो एनर्जी दूंगा उसे मैं क्या कहूंगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, हाफ है तो मैं आगे हाफ लगा दूंगा, तो यहां क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। यह भी क्या है, गैसियस फॉर्म में है। अब इसने इलेक्ट्रॉन दिया है तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन लेने के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और किससे डिनोट करते हैं अभी हम इसको, Eg डेल EgH से। ठीक है, क्योंकि यहां एनर्जी रिलीज हो रही है तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, यहां एनर्जी देनी पड़ रही है एंडोथर्मिक है, यहां देनी पड़ रही थी एंडोथर्मिक था, और यहां देनी पड़ रही है एंडोथर्मिक है। प्लस का मतलब हमने एनर्जी दी है, प्रोसेस एंडोथर्मिक है। माइनस का मतलब एनर्जी रिलीज हुई है, मतलब प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। क्लियर है। अब क्या होगा, यह किस में कन्वर्ट होगा, एनायन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो भी, केटायन गैसियस है, एनायन गैसियस है, दोनों एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, और आपका क्या दे देंगे, आयनिक कंपाउंड दे देंगे। ठीक है, अब इस दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी उसे हम क्या कहेंगे, लेटिस एनर्जी कहेंगे। लेटिस एनर्जी की डेफिनेशन लिखो, द एनर्जी रिलीज व्हेन required number of gaseous cation and gaseous anion to combine with each other to form 1 mole of ionic compound is known as lattice energy। यानी गैसियस केटायन और गैसियस एनायन एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे हैं ताकि वो 1 मोल आयोनिक कंपाउंड बना दे। उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी उसे हम क्या कहेंगे, लेटिस एनर्जी कहेंगे। नेक्स्ट है फेवरेबल कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना भी जो रिलीज्ड एनर्जी है आपकी वो क्या होनी चाहिए, एब्जॉर्ब्ड एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए। अब रिलीज कहां कहां हो रही है, यहां एनर्जी रिलीज हो रही है और लेटिस एनर्जी में रिलीज हो रही है और यहां रिलीज हो रही है। तो मैं कैसे लिखूंगा, लेटिस एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए और इलेक्ट्रॉन जो गेन एंथैल्पी की वैल्यू है वो भी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। दूसरी आपकी जो एब्जॉर्ब कहां हो रही है, सब्लिमेशन एनर्जी में एब्जॉर्ब हो रही थी तो मतलब ये कम होनी चाहिए। दूसरी आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम होनी चाहिए। और तीसरा क्या है आपका, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी कम होनी चाहिए। अगर ये वैल्यू कम है और ये वैल्यू ज्यादा है तो आपका क्या होगा, आयोनिक बॉन्ड है वो आसानी से बन जाएगा, यानी आयोनिक कंपाउंड है वो आसानी से बन जाएगा। तो मेटल के केस में क्या होगा, कौन सी मेटल है जो आयोनिक बॉन्ड बनाना चाहेगी, जिनकी सब्लिमेशन एनर्जी कम होगी और जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। अगर मैं एल्कली मेटल और एल्केलाइन अर्थ मेटल को कंपेयर करूं तो एल्कली मेटल की आयोनिक बॉन्ड बनाने की जो टेंडेंसी होती है वो एल्केलाइन अर्थ मेटल से ज्यादा होती है। क्यों भी, क्योंकि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी इसके कंपेयर में कम है। अब नॉन मेटल में बात करें तो नॉन मेटल में क्या होना चाहिए, जिनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव में ज्यादा है वो क्या करेंगी, आयोनिक बॉन्ड बनाने को फेवर करेंगी। इसी तरह आपका जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जिनकी लो है वो भी आयोनिक बॉन्ड बनाने में फेवर करेगी। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशन है, एक बार इतना नोट करो। उसके बाद में हम कर रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग लेटिस एनर्जी। अब हम करने जा रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग लेटिस एनर्जी। लेटिस एनर्जी को मैं यू से रिप्रेजेंट करता हूं भी। मैंने एक इक्वेशन लिखी है, इसे हम बॉन्ड लैंड इक्वेशन कहते हैं। ये क्या होती है, लेटिस एनर्जी को निकालने के लिए यूज की जाती है।
ठीक है। U क्या है, लेटिस एनर्जी है, यहाँ पे N क्या है, अवोगाड्रो नंबर है, A मेंडुलन कांस्टेंट है, Z1 और Z2 आयोनिक चार्ज है, ठीक है। भी मतलब कोई भी मेटल है उसके ऊपर +1 है +2 है, कितना चार्ज है वो Z1 और Z2 से डिनोट करेंगे, यानी एक आपका कैटायन के लिए होगा तो दूसरा आपका एनायन के लिए होगा। क्लियर है। और जैसे मैं मैग्नीशियम ऑक्साइड का एग्जांपल दे दूं तो इस पे क्या होता है, +2 होता है और इस पे क्या होता है, -2 होता है। Z1 ये हो गया और Z2 ये हो गया। E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, E का स्क्वायर ले लेंगे अपॉन में R क्या है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है भी कैटायन और एनायन के बीच का, और N क्या है, बॉन्ड एक्सपोनेंट है। क्लियर है। अब देखो कि इस इक्वेशन से मेरा क्या कंक्लूजन निकला कि जो लेटिस एनर्जी होती है वो चार्ज के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और साइज के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं कि लेटिस एनर्जी चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अगर चार्ज बढ़ेगा, मान लो कि आपका यहां पर है सोडियम क्लोराइड, यहां मैग्नीशियम क्लोराइड है और एल्यूमिनियम क्लोराइड है, ठीक है। तो देखो इस पे +1 है, -1 है, +2 है, -1 है, +3 है और -1 है, ठीक है। एक क्लोराइड पे तो -1 ही होता है ना, तो चार्ज इधर की तरफ बढ़ रहा है तो लेटिस एनर्जी भी बढ़ेगी। क्लियर है। दूसरा एग्जांपल ले लो, जैसे सोडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता और एल्यूमिनियम नाइट्राइट होता, यहां +1 है, -1 है, +2 है, -2 है, +3 है, -3 है, मतलब सबसे ज्यादा चार्ज कहां होगा, यहां होगा, तो सबसे ज्यादा लेटिस एनर्जी इसकी, फिर इसकी और सबसे कम इसकी होगी। यानी चार्ज के जो लेटिस एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब साइज देखो भी, साइज जैसे मैं बात करूं, लिथियम क्लोराइड है, लिथियम से सोडियम क्लोराइड, सोडियम से पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम से रुबिडियम क्लोराइड है, तो नीचे की तरफ जा रहा हूं तो साइज बढ़ रहा है ना, ग्रुप में नीचे की तरफ जाएंगे साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो एनर्जी घटेगी, ठीक है। तो लेटिस एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो हम ऐसे कह सकते हैं चार्ज के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब हम करने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड, पहले ये नोट करो। अब हम करने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयनिक कंपाउंड। पहला आता है इनकी फिजिकल स्टेट कौन सी होती है, अभी सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं ये। दूसरी आपके ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं, अगर बॉन्ड आपका कोवलेंट होता है तो वो डायरेक्शनल होते हैं, बट आयोनिक बॉन्ड वाले क्या होते हैं, नॉन डायरेक्शनल होते हैं, क्योंकि एक कैटायन है उसके इर्द गिर्द एनायन कहीं भी जुड़ सकते हैं, ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में थोड़ा ही जुड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि वो क्लस्टर की फॉर्म में पाया जाता है। तीसरा क्या होता है, क्योंकि इनके बीच में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इसमें क्या लिखोगे भी, मोल्टन एंड एक्वस सॉल्यूशन में ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दिखाते हैं, क्यों भी मोल्टन स्टेट में है तो ये आयन डिसोसिएट होके, मतलब कैटायन और एनायन है वो डिसोसिएट हो जाएंगे, यानी मोबाइल फॉर्म में होंगे, यानी वो मूवमेंट करेंगे तो कंडक्टिविटी शो करेंगे। और एक्वस सॉल्यूशन में भी आपको पता है, ठीक है, कैटायन एनायन अलग अलग है, मूवमेंट कर रहे हैं तो कंडक्टिविटी शो करेंगे। बट इनमें से आपसे पूछ ले कि इनमें से कंडक्टिविटी ज्यादा किस में होगी, तो एक्वस सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी होती है वो मोल्टन स्टेट से ज्यादा होती है, लिख लेना। एक्वस सॉल्यूशन में जो कंडक्टिविटी होगी वो मोल्टन स्टेट से ज्यादा होगी। इसके बाद में फिफ्थ पॉइंट क्या आएगा भी, फिफ्थ पॉइंट आप ये लिख सकते हो, सॉल्युबिलिटी। आयोनिक कंपाउंड होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूबल होते हैं, पोलर सॉल्वेंट में क्या होंगे, सोल्यूबल होंगे, ठीक है, और नॉन पोलर सॉल्वेंट में इनसोल्यूबल होंगे। इसके अलावा एक पॉइंट और आता है आपका, हार्ड होते हैं एंड ब्रिटल होते हैं, टूट जाते हैं। ब्रिटल क्यों होते हैं अभी, मान लो कि इस तरह से ये पॉजिटिव चार्ज है, यहां एनायन लगा हुआ है, यहां एनायन लगा हुआ है, यहां एनायन लगा हुआ है, यहां कैटायन है, यहां कैटायन है, इस तरह से क्या होता है, बहुत सारे ये जुड़े होते हैं, कैटायन है, एनायन है। अब मैं यहाँ पे फोर्स लगाऊंगा, तो फोर्स लगाऊंगा तो क्या होगा कि फोर्स लगाने से क्या होगा, जैसे यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, तो मान लो ये पीछे की तरफ खिसक गया, यहाँ पॉजिटिव ये वाला थोड़ा सा पीछे की तरफ चला गया, तो पॉजिटिव के सामने पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव के सामने नेगेटिव, पॉजिटिव के सामने पॉजिटिव और फिर नेगेटिव आ गया।
तो क्या होगी, इनमें रिपल्सन होगी, रिपल्सन होगी तो ये टूट जाएंगे, तो इस कारण क्या होता है, ये ब्रिटल होते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक पॉइंट और डिस्कस कर रहे हैं हम, आइसोमॉर्फिज्म। तो पहले बाकी पॉइंट नोट कर लो, आइसोमॉर्फिज्म को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं अभी। नेक्स्ट करने वाले हैं हम आइसोमॉर्फिज्म। आइसो का मतलब होता है भी सेम, मॉर्फ का मतलब होता है शेप या फॉर्म। ठीक है, तो इससे क्या समझ आया हमें, आइसोमॉर्फ यानी जब डिफरेंट कंपाउंड की सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर हो तो उन्हें हम क्या कहेंगे, एक दूसरे के आइसोमॉर्फ कहेंगे। लिख लो, व्हेन different compound have same crystal structure then they are known as isomorph of each other and this phenomenon is known as isomorphism। ठीक है, जैसे आपका आयरन सल्फेट 7H2O है और मैग्नीशियम सल्फेट 7H2O है। ठीक है, कंपाउंड दोनों डिफरेंट है बट इनका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो सेम है, इसलिए एक दूसरे के क्या हो गए, आइसोमॉर्फ हो गए, और इस फिनोमेनन को हम क्या कह रहे हैं, आइसोमॉर्फिज्म कह रहे हैं। ठीक है, अब देखो कंडीशन क्या है अभी आइसोमॉर्फिज्म शो करने के लिए, एक तो क्या होना चाहिए, सेम फॉर्मूला टाइप होना चाहिए, जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में आपको दिख रहा है, फॉर्मूला क्या है, लगभग सेम है इनका। दूसरा और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपका बेरियम सल्फेट है एंड KMnO4 है। ठीक है, एक दूसरे के क्या है, ये आइसोमॉर्फ है। इसी तरह से आपका जिंक सल्फेट है, ठीक है, एंड मैग्नीशियम सल्फेट है, ये भी एक दूसरे के क्या है, आइसोमॉर्फ है। इसके अलावा ऑल एलम, एलम का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, क्या होता है अभी, K2SO4, यहां M2SO4 कर लोगे, M2SO4, और यहां क्या आ जाएगा, M2SO4, यहां 3 आ जाएगा, और यहां 24H2O। ठीक है, ये मोनोवेलेंट एटम होता है, और ये क्या होता है, ट्राईवेलेंट एटम। जैसे मैं पोटासियम का एग्जांपल दे देता हूं, K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस 24H2O। ठीक है, और इस तरह से बहुत सारे एलम आपने देखे होंगे, तो सभी क्या है, एक दूसरे के आइसोमॉर्फ है, क्योंकि फॉर्मूला टाइप सेम है, उनकी स्ट्रक्चर भी क्या होगी, सेम होगी। ये फर्स्ट पॉइंट था, ये नोट करो, फिर सेकंड लिखते हैं। सेकंड पॉइंट अभी कि जो रेडियस रेशो है सेम होना चाहिए। ठीक है, रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन में रेडियस ऑफ एनायन, रेडियस रेशो कहते हैं ना, और रेडियस रेशो सेम है, मतलब उनका कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, रेडियस रेशो अगर सेम है तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी सेम होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है अभी, अब मान लो ये कैटायन है, इसके इर्द गिर्द कितने नंबर ऑफ एनायन लगे हुए हैं, ये इसका क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। ठीक है, यानी उसके पड़ोसी एनायन कितने हैं, वो उसका क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। ठीक है, तो कुछ कंपाउंड के एग्जांपल कर लो, जैसे सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, रुबिडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इन सबका क्या है, रेडियस रेशो सेम है। ठीक है, और इनका कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या है, 6 है। तो ये एक दूसरे के क्या है, आइसोमॉर्फ है, आइसोस्ट्रक्चरल है। ठीक है, इनकी स्ट्रक्चर क्या है, सेम है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। इसके अलावा कुछ केस में हम ये कह सकते हैं जिनका एटॉमिक रेशो सेम हो, जिनका एटॉमिक रेशो सेम हो वो भी क्या होते हैं, आइसोमॉर्फ होते हैं। जैसे आपका सोडियम नाइट्रेट है एंड कैल्शियम कार्बोनेट है, सोडियम का एक एटम है, नाइट्रोजन का भी एक एटम है, ऑक्सीजन के 3 एटम है, 1:1 1:1:3। ठीक है, इधर देखो, कैल्शियम का एक एटम है, कार्बन का एक एटम है, ऑक्सीजन के 3 एटम है, 1:1:3। यहां भी ले सकते हो, एक सोडियम है, एक क्लोराइड है, 1:1 हो गया, एक पोटेशियम है, एक क्लोराइड, 1:1 1:1 1:1। ठीक है, तो यहां एटॉमिक रेशो सेम हो तो भी कुछ केस में कहेंगे, सभी केस में नहीं कहेंगे भी, तो भी वो क्या होगा, आइसोमॉर्फिज्म शो करेगा। अब एक एग्जांपल आता है, जैसे आपका सोडियम नाइट्रेट है एंड ये मान लो कि सोडियम क्लोरेट है, सोडियम
क्लोरेट है। तो क्या ये एक दूसरे के आइसोमॉर्फ है? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब क्या होगा इनमें एटॉमिक रेशो देखो भी 1, इसका भी क्या होगा 1 होगा, इसका 3 होगा, इसमें भी इसका सोडियम का क्या है 1 है, क्लोरीन 1 और ये क्या है 3 है। सेम है बट ये एक दूसरे के आइसोमॉर्फ नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि नाइट्रेट और इसकी स्ट्रक्चर क्या है डिफरेंट है। अब एक कंडीशन और लिख लो, आइसोमॉर्फ होने के लिए क्या होना चाहिए? केटाइन आइसोस्ट्रक्चरल होने चाहिए एंड एनाइन भी क्या होने चाहिए? आइसोस्ट्रक्चरल होने चाहिए। यानी हम कहेंगे केटाइन एंड एनाइन पॉलीएटॉमिक स्पीशीज की बात कर रहा हूं, उसमें क्या होगा आपके आइसोस्ट्रक्चरल होंगे तो वो आइसोमॉर्फिज्म शो करेंगे, वरना आइसोमॉर्फिज्म शो नहीं करेंगे। जैसे मैं यहां नाइट्रेट की स्ट्रक्चर बना रहा हूं, NO3 है, NO3 की स्ट्रक्चर क्या मैं ऐसे बना सकता हूं? डबल बॉन्ड O आ गया, यहां O आ गया, यहां O आ गया, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो उस पर मैं जैसे ये वाला कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये माइनस है। ठीक है, तो ये क्या हो गया अभी? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। अब हम बनाएं ClO3 की, तो कैसे बनाएंगे? डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O माइनस और एक यहां लोन पेयर आएगा। ये कौन सी स्ट्रक्चर है? पिरामिडल है। तो मतलब जो एनाइन है वो आइसोस्ट्रक्चरल तो नहीं है, तो आइसोस्ट्रक्चरल नहीं है तो आइसोमॉर्फिज्म वो शो नहीं करेंगे। जैसे मैंने पहला एग्जांपल लिया था कि यहीं लिख देता हूं, आपने नोट कर लिया होगा। अब जैसे मैंने एग्जांपल लिया था पहला, बेरियम सल्फेट, जिनका मैं फॉर्मूला टाइप सेम बता रहा था, एंड KMnO4। तो इनमें सल्फेट और KMnO4 की स्ट्रक्चर देखो भी। स्ट्रक्चर तो हम किस केस में देखते हैं? अगर पॉलीएटॉमिक एनाइन या पॉलीएटॉमिक केटाइन हो उस केस में देखेंगे ना। तो ये पॉलीएटॉमिक एनाइन है, सल्फेट है, सल्फेट का स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करूंगा? डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O माइनस, यहां O माइनस। शेप कौन सी होगी? टेट्राहेड्रल है। KMnO4 की बनाओगी स्ट्रक्चर, ये भी क्या है? टेट्राहेड्रल है। यानी दोनों ही शेप क्या है? टेट्राहेड्रल है। तो ये एक दूसरे के क्या हो गए? आइसोमॉर्फ हो गए, यानी स्ट्रक्चर भी सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशन थी भी कौन आइसोमॉर्फिज्म शो करते हैं और कौन नहीं करते। एक और लिख सकते हो भाई, अगर सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, क्या लिखोगे? सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या लिखोगे? जैसे सोडियम फ्लोराइड है और मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ठीक है, तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? इसकी सोडियम की कैसे लिखूंगा मैं? 1s2 2s2 2p6, क्योंकि +1 में ना एक इलेक्ट्रॉन तो लूज कर दिया 3s1 वाला इसने, और इसकी भी लिखो भी +2 में है ये, तो 1s2 2s2 2p6 है ना, 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया। तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? सेम है। इसी तरह से आप फ्लोराइड -1 है और ऑक्सीजन -2 है, इन दोनों की लिखोगे तो क्या आएगी? सेम ही आएगी। तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, इसलिए ये एक दूसरे के क्या हैं? आइसोमॉर्फ हैं। क्लियर है? और आपको ये भी पता होगा ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स भी हैं चारों की चारों। तो ये कुछ कंडीशन थी आइसोमॉर्फिज्म शो करने के लिए, हमने डिस्कस कर ली है। यह था हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयनिक कंपाउंड कर रहे थे। एक बच गई अभी कि जो आयनिक रिएक्शन होती है वो फास्ट होती है। लिख लेते हैं एग्जांपल एक, क्या लिखेंगे? हेडिंग डालो, आयोनिक रिएक्शन क्या होगी? फास्ट होगी। क्यों भाई? जैसे आपका सोडियम क्लोराइड है और आपका सिल्वर नाइट्रेट है, इसकी मुझे रिएक्शन करवानी हो तो एक्वस सॉल्यूशन में करूंगा, और एक्वस में जाते ही ये क्या होते हैं? डिसोसिएट हो जाते हैं, है ना। यह सोडियम आयन दे देगा, क्लोराइड आयन दे देगा, ये सिल्वर आयन दे देगा, ये नाइट्रेट आयन दे देगा। क्यों भाई? क्योंकि आयोनिक कंपाउंड है, पोलर सॉल्वेंट में सोल्यूबल है, और वाटर का डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट बहुत ज्यादा हाई होता है। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट का मतलब क्या होता है? जो क्या कर दे, इनके इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है उनको वीक कर दे। यानी वाटर की इनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन को वीक करने की टेंडेंसी होती है, वो ज्यादा होती है। तो ये आसानी से डिसोसिएट हो जाएंगे। कैसे डिसोसिएट होंगे भी? जैसे वाटर है, वाटर क्या है? पोलर सॉल्वेंट है। यहां पर क्या होगा? वाटर को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, HOH, इस पे क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया, और इन पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। और आपका जैसे केटाइन है ये, तो नेगेटिव एंड केटाइन को इस तरह से घेर लेगा, ये वाला। ठीक है, ये आपका क्या है? नेगेटिव वाला पार्ट है। नेगेटिव ने पॉजिटिव के इर्द गिर्द क्या किया? इसको घेर लिया है। ठीक है, इस तरह से क्या कर रहे हैं? केटाइन के इर्द गिर्द एनाइन की एक लेयर बन जाना। यानी
इसके नेगेटिव पोल की, डाइपोल बन गया ना, नेगेटिव पोल की इस तरह से एक लेयर बन जाना क्या कहलाता है, हाइड्रेशन कहलाता है। और इस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। और अगर हाइड्रेशन एनर्जी लेटिस एनर्जी से ज्यादा होगी तो कंपाउंड आसानी से आपका सोल्यूबलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो ये सोल्यूबलाइज हो गया, मतलब केटाइन अलग हो गया, एनाइन अलग हो गया। तो यहाँ केटाइन अलग है, एनाइन अलग है, केटाइन अलग है, एनाइन अलग है। तो ये क्या करेंगे, आसानी से दूसरे के साथ एसोसिएट हो जाएंगे, जैसे सोडियम नाइट्रेट बन गया और AgCl बन गया। मतलब बहुत ज्यादा फास्ट रिएक्शन होगी। समझ आ गया होगा। ये थी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयनिक कंपाउंड। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ऑल द बेस्ट।